हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल टू विद्या हट। हिस्ट्री का ही एक चैप्टर हम लोग कर रहे थे, उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर जो था क्लास 8 का, ट्रेड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, हमारा जो चैप्टर का नाम है उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने जो देखा था, लास्ट देखा था, ये देखा था, यस, ठीक है। हम लोगों ने जो लास्ट देखा था वो ये देखा था कि हमारा जो प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी है, वो किस तरीके से, कौन जो है वो किसकी वजह से हार गया। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्स led by Mir Jafar, one of the Sirajuddaulah commander, never fought the battle. जो प्लासी का युद्ध हुआ था, पहली बात तो किस किस के बीच में हुआ था ये याद दिला देती हूँ मैं आप लोगों को। जो युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला यानी जो बंगाल का नवाब था उसके बीच में एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, ईआईसी कंपनी के लोगों के बीच में, ठीक है। अब क्या हुआ, वो हारा क्यों? तो मैंने एक आपको लास्ट वीडियो में भी एक चीज बताई थी, मैं फिर से वही रिपीट कर रही हूँ कि फूट डालो और राज करो जो ब्रिटिशर्स की नीति थी, इस वजह से, इस नीति को फॉलो करते हुए जो हमारे सिराजुद्दौला जी थे, उनका जो सेनापति था, उनका जो कमांडर था जिसका नाम था मीर जाफर, उसको इन्होंने बोला कि सिराजुद्दौला अगर हार गया तो हम तुम्हें अगला बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इस तरीके से जब युद्ध हुआ, जब बैटल जो फॉट हुआ, लड़ा गया, तो फिर वो अपनी जो सैनिकों की टुकड़ी लेकर वहां पर पहुंचा ही नहीं, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला के पास कम सैनिक होने की वजह से वो हार गया, ठीक है। और जब सिराजुद्दौला हार गया तो ऑब्वियस है कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया, और नेक्स्ट जो बंगाल का नवाब था वो किसको बना दिया गया? तो आंसर इज मीर जाफर को बना दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, यहां से शुरू करते हैं, है ना। After the defeat of Plassey, Sirajuddaulah was ascended, and Mir Jafar made the Nawab. नवाब बना दिया वहां का, है ना। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. देखो, यहाँ पर उसके जो इरादे हैं, उसके मतलब ब्रिटिशर्स के, कंपनी के जो इरादे हैं वो यहाँ पे साफ पता चल रहे हैं। अगर उन्होंने कभी भी अपनी ये सोचा होता कि हम यहाँ पर रूल करेंगे, तो यहाँ पर जब वो सिराजुद्दौला को हरा चुके थे तो वो खुद ही क्या करते, अपने हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते। पर उन्होंने क्या किया यहाँ पे, वहां पे उन्होंने मीर जाफर को बना दिया बंगाल का नवाब, एंड कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग, अभी भी उसकी इच्छा नहीं है क्या करने की, टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहां का जो नवाब, बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो अभी भी उसके हाथ में लेने को उसको तैयार नहीं है कंपनी, है ना। और उसका जो क्योंकि दिमाग में होता है ना कि भाई मुझे अभी इस चीज पे फोकस नहीं करना, मुझे अभी इस चीज पे फोकस करना है। तो सेम चीज उस टाइम पे क्या ब्रिटिशर्स के मन में चल रही थी? कौन सी चीज चल रही थी? तो ब्रिटिशर्स के मन में चल रहा था कि हमें जो है वो अभी ट्रेड पर फोकस करना है, व्यापार पर फोकस करना है, और हमें जो अपना व्यापार है, अपना ट्रेड है, उसको एक्सपेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें पैसा चाहिए, अभी सिर्फ हमारा पैसे पे ध्यान है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे क्या है, इफ दिस कुड बी डन विदाउट conquest through the help of the local ruler who were willing to grant privileges, then territory need not be taken over directly. उसका कहना था कि जब जब लोग प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब है कुछ विशेषाधिकार, है ना। तो उसका मतलब था कि जब लोगों को कुछ विशेषाधिकार देके लोग खुद ही हमारे साथ मिलने को, हमारे मन की मानने के लिए तैयार है, तो फिर उनको फोर्सफुली, है ना, जीत कर और उन पर रूल क्यों किया जाए, ठीक है। उसका मानना ये था। उसका मतलब कि यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव है उनकी बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, soon the company discovered that this was rather difficult for even the puppet Nawabs was not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. देखो क्या होता है ना कि अगर हम किसी को पपेट समझकर उसको यूज करना चाहते हैं, ठीक है,
तो क्या होता है कि कई बारी वो कुछ हद तक, कुछ टाइम तक तो वो एज ए पपेट काम करेगा, आपकी सुनेगा, आपकी मतलब चीजें मानेगा। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है कि दिमाग में ये चीज आती है, अच्छा हम तो नवाब है, हम तो राजा है, फिर हम सामने वाले की क्यों सुन रहे हैं, ये हमारी सुने ना, है ना। तो उस टाइम पे मीर जाफर को ये लगा कि क्या भाई हम नवाब हैं, अगर मैं नवाब हूं तो ये लोग मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं, अपनी बात सारी की सारी मनवा रहे हैं। तो उसको ऐसा लगा कि मेरी डिग्निटी हार्म हो रही है यहाँ पे, मेरे सम्मान को क्या हो रही है, ठेस पहुंच रही है। तो वो एज ए पपेट हमेशा काम नहीं करता था, तो उसकी भी क्या होने लगा, वहां पे चीजें थोड़ी सी खराब होने लगी, है ना। वॉट वुड द कंपनी डू, अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी, जैसे कंपनी को लगा कि हम भाई एक अपना पपेट नवाब बिठा देते हैं, और ये जो हम कहेंगे कि भाई हमें 5 लाख चाहिए, हमें 10 लाख चाहिए, हमें 15 लाख चाहिए हर महीने, ये तो देता रहेगा, है ना। पर यहाँ पे क्या हुआ कि जो पपेट वाला नवाब था उसकी भी खोपड़ी सनक गई, मतलब एक तरह से खोपड़ी फिर गई, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो व्हाट वुड कंपनी डू, अब कंपनी भाई क्या करेगी। व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड, द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन हिज प्लेस। देखो, जैसे ही उसने क्या करना, अगेंस्ट में आना शुरू किया, जैसे ही मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आना शुरू किया, तो वैसे ही अंग्रेजों ने, देखो जिसने आपको गद्दी पे बिठाया वो आपको गद्दी से उतार भी सकता है, पावर तो अभी किसके पास है, उसी के पास है कि हमने आपको गद्दी पे बिठाया, अगर हमें ठीक नहीं लगा, आप हम ही से अपोज हो रहे हो, तो फिर हम गद्दी से उतार भी देंगे। तो सेम चीज हुई यहाँ पे, क्या किया इसने, इसने इसकी जगह डिफीटेड कर दिया उसको, मतलब एक ऐसे कह सकते हैं कि मीर कासिम, मीर कासिम यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये नाम है मीर कासिम। जो मीर कासिम है, इनको क्या किया, इन्होंने गद्दी पर बिठा दिया। अब जो मीर कासिम था वो भी कंप्लेन करने लगा, मतलब कि भाई हम नवाब हैं तो हमारी सुनो। तो मीर कासिम भी थोड़ा थोड़ा सा क्या आने लगा, नवाब के फॉर्म में आने लगा, है ना। पहले क्या था, मीर जाफर था, अभी उन्होंने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम बिठा दिया, और अब मीर कासिम भी अपनी फॉर्म में आने लगा कि भाई नहीं, नवाब तो हम हैं, आप हमारी सुनो, हम आपकी क्यों सुनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब मीर कासिम भी कंप्लेन करने लगा, एंड ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ फोर्ट एट बक्सर। अब देखो जस्ट क्या हुआ, जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया गया, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को बना दिया गया, वैसे ही मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया गया। और जब कासिम ने अपोज करने की कोशिश की तो हुआ बैटल ऑफ प्लासी, सॉरी बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बक्सर नाम की एक जगह है, इस वजह से उसे बैटल ऑफ बक्सर का नाम दिया गया। और वो बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 1764 में हुआ, ठीक है। और वो 1764 में जो हुआ बैटल आउट ऑफ बंगाल, एंड मीर जाफर वाज री-इंस्टॉल्ड। अब इन्होंने क्या बुद्धि चलाई, दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया कि मीर कासिम को हटा दिया और दोबारा से मीर जाफर को, जिसको हटाया था, मीर कासिम को हटाया था, उसको दोबारा से लिया, ठीक है। तो अब गद्दी पर बंगाल का नवाब कौन है, अब है गद्दी पर मीर जाफर, ठीक है। आगे देखिए, द नवाब हैड टू पे। अब देखो, अब उसको गद्दी पे दोबारा बिठा तो दिया, लेकिन उससे एक शर्त मनवाई कि भाई अब हमारी ये शर्त है, पहले तो ये नहीं थी हालांकि, लेकिन अब है, क्यों, क्योंकि अब तुम एक पपेट की तरह ही काम करोगे, है ना। तो उससे क्या शर्त रखी गई उसके सामने, उसको बोला गया कि 5 लाख रुपए एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी। उसने बोला कि भाई 5 लाख रुपए तुम्हें हर महीने हमें देने पड़ेंगे। आज ये सोचो कि हर महीने जिसकी 5,000 सैलरी मिलती है, कम है, बहुत अच्छा वो है कि 5,000 नहीं, 5 लाख रुपए अगर हर महीने मिल रहे हैं, है ना, एवरी मंथ, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है इसका मतलब आपका। वह यही जो पैसा है वो उस टाइम पे एक आदमी को मिल रहा था, एक आदमी इन द सेंस कंपनी को मिल रहा था, ये कह सकते हैं। तो 5 लाख रुपए हर महीने कंपनी को दे रहा था नवाब। कैसे दे रहा था, रिवेन्यू कलेक्शन करके। नवाब के पास कहाँ से आया पैसा, रिवेन्यू कलेक्शन करके। तो उन्होंने बोला कि भाई आप हर महीने हमें इतना देना पड़ेगा, लेकिन कंपनी उससे भी सेटिस्फाई नहीं थी। अब चीजें जो थी, कहते हैं ना कि लालच जो होता है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। तो वैसी सेम चीज यहाँ पे हुई, तो जो कंपनी थी उसका लालच बढ़ता गया, और जो कंपनी वांटेड मोर एंड मोर फिनेंस इट्स वॉर्स, क्या मनी तो बहुत ज्यादा चाहती थी, एंड मीट द डिमांड्स ऑफ द ट्रेड,
है ना, और क्या करती थी, अपने जो खर्चे थे, अपने जो एक्सपेंसेस थे, देयर एक्सपेंसेस, इट वांटेड मोर टेरिटरी एंड मोर रेवेन्यू। और वो क्या कोशिश कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा हमारी टेरिटरी बढ़े, और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो टेरिटरी बढ़ेगी तो उस टेरिटरी पर रहने वाले जो लोग हैं वो रेवेन्यू पे किसको करेंगे, इनको करेंगे। तो इनको ज्यादा से ज्यादा उस टाइम किस चीज की पड़ी थी, पैसों की पड़ी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, by the time Mir Jafar died 1765, the mood of the company had changed। देखो, अब बहुत हो गया। जैसे एक बंदा होता है ना, कि अब इसको हटाया, फिर उसको बिठाया गद्दी पर, फिर उसको हटाया, उससे युद्ध लड़ा, फिर उसको हटाया, दूसरे को बिठाया, फिर उससे युद्ध लड़ा बक्सर का, है ना, फिर उसको हटाया, फिर दूसरे को बिठाया। तो अब ये सब करके ना एकदम दिमाग जो था ब्रिटिशर्स का वो पक गया था, है ना। अब देखो, मूड जो था वो कंपनी का हेड चेंज, बिल्कुल चेंज हो गया कि अब ये सब हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मीर जाफर था वो डाइड हो गया 1765 में, है ना। अब इन्होंने क्या कि हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट्स नवाब, उनका जो ये ट्रिक थी कि नवाब एज ए पपेट बैठेगा और हमारी सुनेगा, ये फेल्ड हो गई थी। ठीक है, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम द नवाब्स आवरसेल्फ। तो क्लाइव ने अब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया, जो रॉबर्ट क्लाइव थे उस टाइम पे गवर्नर थे वहां के, तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दिया कि भाई अब नहीं, अब किसी देसी बंदे को हम क्या करेंगे, नवाब नहीं बनाएंगे, हमें खुद को ही नवाब घोषित कर देना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइनली 1765 में द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, and the Diwani allowed to the company to use the vast revenue resources of Bengal। देखो, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसको फाइनली जाके इन्होंने जो बंगाल का दीवान घोषित कर दिया। और दीवान का काम की क्या होता था, दीवान को ये अलाउड था कि जितना भी बंगाल का जो टेरिटरी है, एरिया है, उससे जितने भी लोग हैं वहां से रेवेन्यू कलेक्शन और रिसोर्सेज का आप देखभाल करोगे। ठीक है, दिस solved a major problem that the company had earlier faced। देखो, जैसे ही ऐसा हुआ तो जो कंपनी की मेजर प्रॉब्लम थी, मेजर प्रॉब्लम क्या थी, मेजर प्रॉब्लम ये थी कि भाई उनके पास, देखो कंपनी में, जो कंपनी का मतलब ऐसा थोड़ी कि कोई बहुत बड़ी खान थी उनके पास, है ना। कंपनी का मतलब है कि वो जो ऑफिशियल्स काम करते थे, वो जो अधिकारी थे, भाई कुछ लोगों का ग्रुप ही तो कंपनी था। कंपनी खुद कोई बहुत बड़ा किंग थोड़ी था, या उसके पास पैसा थोड़ी था, कुछ लोगों का ग्रुप था कंपनी। तो वो जाते थे यूरोप, मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश, है ना, क्या बोलते, ब्रिटेन, वहां से कुछ लेकर आते थे, फिर उसको यहाँ बेचते थे, फिर यहाँ से कुछ खरीदते थे, तब अपनी कंट्री में जाकर बिजनेस कर रहे थे। यही तो थी कंपनी, कंपनी का काम जो था। अब फाइनली उनको जब हमारी ही कंट्री में सारा अधिकार मिल गया, रिसोर्सेज मिल गए, पैसा मिल गया, अब उनका जो ये जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे, वहां से सोना चांदी मेटल वहां से लेकर यहाँ आके बेचने की, ये उनकी हो गई सॉल्व। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। और इस टाइम पे जब उनकी ये वाली समस्या समाधान हो गया कि भाई अब पैसा आपको क्या नहीं करना, बाहर से लेकर नहीं आना, मतलब ब्रिटेन से लेकर नहीं आना, अब आपको यहीं पर पैसा दूसरे लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, यहीं के पैसा, यहीं पे पैसा बनाना है, यहीं पे पैसा लोगों पर खर्च करना है, और यहाँ से जितने भी रिसोर्सेज है वो बनाकर ले जाने हैं। समझ गए? तो इस तरीके से जो था बिजनेस का, कंपनी का जो ट्रेड का एक्सपेंड हुआ, मतलब फैलाव हुआ, वो क्या कैसे हुआ, इस तरीके से हुआ। ठीक है, यानी कि हमारा जो कहानी जो चेंज होती नजर आ रही है, वो बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद से चेंज होती थोड़ी सी नजर आ रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे की कहानी क्या कहती है भाई। चल आगे की कहानी देखते हैं। But it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at the same time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey। देखो क्या कह रहे हैं, स्लो क्या, एक तरह से पूरी तरह से बंद ही हो गया। देखो आगे वाली लाइन भी पढ़ लेते हैं। The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani। देखो, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, है ना, तो
जब भाई ब्रिटिशर्स जीत गए, उनको पहली जीत मिली, तो उन्होंने सोचा कि अब तो रेवेन्यू कलेक्शन हमारा अच्छा खासा हो रहा है, तो वो क्या कर रहे थे, सोना चांदी जो पहले ला रहे थे उससे थोड़ा सा कम लेकर आने लगे, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन से उनका काम चल जाता था, है ना। जैसे कि उनका काम क्या था, उनका काम ये था कि जो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना, है ना। फिर उनका काम क्या था, जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, उनके लिए सैलरी लाना, उनको सैलरी देना, है ना, क्योंकि वो भी तो एक यहाँ पे काम ही करने आए थे ना। जैसे यहाँ से कंट्री से कोई दूसरी कंट्री में जाके क्या करेगा, वो काम ही करेगा ना, फिर वापस आएगा अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा के आएगा। तो सेम चीज जो हमारे कंपनी के जो वर्कर थे वो भी ऐसे ही वहां से जो आए थे ऑफिशियल्स, वो भी ऐसे ही थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब लूटने के पर्पज से ही आए थे, कुछ लोग काम करने के पर्पज से आए थे, क्योंकि वो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि जैसे ही हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की, तो वहां से जो लाना सोना और चांदी जो भी था वो कम हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे ही उन्हें बंगाल की दीवानी मिली, दीवानी इन द सेंस पूरा ऐसे कि भाई रेवेन्यू कलेक्शन का काम आज से तुम ही करोगे, तो ये सब चीजें जब उनके साथ हुई, तो फाइनली वो क्या हो गए, वो इस तरीके से स्टॉप्ड उन्होंने कर दिया क्या, सोना चांदी जितना भी वो वहां से इंपोर्ट कर, इंपोर्ट का मतलब ला रहे थे, ठीक है, वो सब चीजें उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दी। एंड फाइनली यहां से देखिए, हाँ यहां से देखिए, नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फिनांस कंपनी एक्सपेंसेस, these revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of buildings the company fort and offices its Calcutta। देखो, अब वो जो पैसा था वो किस किस के काम में आ रहा था, तो वो यहाँ पे देखो, सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन द कंपनी ट्रूप्स, कंपनी के जो खर्चे थे उनको मेंटेन करने के लिए, एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग वो बना रहे थे, जो फैक्ट्री की बिल्डिंग्स बना रहे थे, उनको उनकी कॉस्ट को वो करने के लिए, एंड द कंपनी फोर्ट, कंपनी के किले बन रहे थे, है ना, एंड ऑफिसेज एट कैलकटा, और जो वो ऑफिसेज बना रहे थे, जो काम करने के वो एक जगह बना रहे थे, वहां पर भी कैलकटा में भी उनका जो ये सारा काम है वो उस पैसे से चलने लगा। ठीक है, बाकी सारा काम उनका उसी पैसे से चल रहा था, फिर उनको जरूरत क्या थी दूसरी जगह से पैसा लाने की, सीधी सी बात है। चलिए आगे देखिए, कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स। देखो कई बार क्या होता है कि हम जैसे हम छोटा सा अपना, हम काफी टाइम से एग्जाम्पल लेते हैं कि हम काफी टाइम से शहर में रह रहे हैं, ठीक है, तो ये देखो, इन चीजों से पहले आपको स्टोरी एक छोटी सी इसलिए बताती हूँ ताकि आप अपने दिमाग में एक भूमिका बना ले, भूमिका इन द सेंस कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ होगा, है ना, जैसे अपने आप को उस चीज से कनेक्ट कर पाए। इस वजह से ये सारी चीजें आपको पहले ही मैं समझा देती हूँ थ्रू अ स्टोरी। तो क्या है कि आप बहुत टाइम से शहर में रह रहे हो, लगभग लगभग 20 से 25 साल आप शहर में रह लियो, तो कुछ तौर तरीके आपके कुछ यहाँ के जैसे होंगे, है ना। अब आपको क्या काम मिला, आपको एक साल के लिए गांव में जाकर रहना है, तो आप गांव में जाकर तो गए, लेकिन 2 महीने 3 महीने 6 महीने 8 महीने बाद थोड़ा सा गांव वाला जो चीजें थी वो आपने अपना ली, ठीक है। अब आप वापस से शहर में आते हो और फिर वो गांव वाली हरकतें करते हो आप, तो थोड़ा सा यहाँ के लोगों को क्या लगेगा कि आप थोड़े से, आप में चेंज आया है, आपने कुछ चीजें वहां की अपनाई और यहाँ पे आके शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आप गांव के देहाती बन के आ गए, वो नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ चीजें, एक दो चीजें वहां से आपने गांव के कल्चर से अडॉप्ट की और फिर आप वापस से शहर में आके उनको इस्तेमाल करने लगे। तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, आपका मजाक बनाना शुरू करेंगे, आपको एज ए कार्टून दिखाना शुरू करेंगे कि भाई अच्छा नवाब बन के आ गई है, तो है ना, इस टाइप से। तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पे हो, यहाँ पे देखिए, what did the mean to be नवाब्स, नवाब बनने का मतलब क्या था, it means the course that the company acquired more power and authority। अगर हम पूछे कि भाई नवाब का मतलब क्या है, नवाब किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि भाई किसी भी प्रेसिडेंसी की, किसी भी रीजन की, किसी भी क्षेत्र की पूरी पावर और सत्ता अगर आपके हाथ में है, अथॉरिटी एंड पावर, पावर और सत्ता, शक्ति एंड सत्ता अगर आपके हाथ में है, तो उस जगह के आप नवाब हो, ठीक है। But it also means something else, each company servant began to have vision of living like nawabs। देखो ये तो है, पावर और सत्ता तो है कि भाई आपके पास सत्ता है तो पैसा है, और अगर पावर है तो शक्ति है,
है ना। तो ये सब चीजें तो हैं, लेकिन आप देखने में भी वो जो एक आपकी लग्जरी लाइफ दिख रही है ना लोगों को, अच्छा नवाब ऐसा करते हैं, आसपास उनके सैनिक खड़े हैं, पंखा डुला रहे हैं, है ना, थाली खाने की लग के आ रही है, तो उसमें मतलब 56 भोग टाइप का आ रहा है। तो वो जो चीजें थी वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। जो एक लिविंग चीज है, जो रहन रहन सहन है, वो कैसी है, तो ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब। तो हर कंपनी का हर बंदा ये सोचने लगा कि भाई अच्छा नवाब तो बहुत अच्छा, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो बहुत अच्छा है लोगों नवाब का, तो इसका मतलब हमें भी क्या उसकी जैसा कुछ बनना, एक विजन जो होता है देखने का, अच्छा यार बहुत अच्छी चीज है, ऐसे समझने लगे वो लोग। ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल were forced to give land and vast sums of money as personal gift to company official। देखो, जब प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों को जीत मिल गई, भाई अंग्रेज जीत गए, तो उन्होंने क्या किया कि अब इसके बाद जो भी नवाब बनेगा, जो भी इस गद्दी पर बैठेगा, वो हमें क्या करेगा, फोर्सफुली बोला, ऐसे नहीं कि भाई हमें गिफ्ट दे दो, फोर्सफुली कि अब वो हमें क्या करेगा, हर बारी गिफ्ट देगा, है ना। और ऐसा वैसा कोई गिफ्ट नहीं, बहुत अच्छा पैसा देगा गिफ्ट में, है ना, एज ए गिफ्ट हमें मनी देंगे, ये सोच लो, है ना। पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल, सो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको मनी एज अ पर्सनल गिफ्ट देंगे। जैसे रिश्वत बोलते हैं हम लोग कि हमें किसी से कुछ काम करवाना है या हमें हमारी गद्दी बनाए रखनी है, कि भाई हमारी गद्दी बनी है, हम इस गद्दी पर बैठेंगे, आज से हम इटावा की ये है ना, तो हमें क्या करना है, हमें अगले इंसान को हर महीने 50,000 रुपए देने हैं। तो इस तरीके से पैसा जो था उन्होंने एक पर्सनल गिफ्ट बना के कंपनी ऑफिशियल को देना, ये प्रथा शुरू कर दी। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ ascended a fortune in India. He had come to Madras, now Chennai, from England 1743 at the age of 18। अब आप सोचो कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने इतना दिमाग चलाया कि वो 18 साल की उम्र में, देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, केवल 18 साल की उम्र में ही, ठीक है, यहाँ पे देखिए, केवल 18 साल की उम्र में ही वो इंग्लैंड से जब आए थे तो केवल 18 साल के थे। ठीक है। और कब आए थे वो, 1743 में, 1743 में वो आए थे। और वो सबसे पहले कहाँ आए थे, मद्रास, जो कि आज की डेट में चेन्नई जिसको बोला जाता है, वहां पे। तब तक विंस, और वो कब तक रुके, 43 में आए थे और 67 तक रुके। वो कह रहे हैं कि ही लेफ्ट इंडिया, जब उन्होंने इंडिया छोड़ा यानी वापस जब वो गए, तो हिज इंडियन फॉर्चून वाज वर्थ दिस यानी कि कितना है, 40,000, एक 40,000 कितना है, सॉरी, एक सेकंड रुकिए, 1102, यस, है ना, 4 लाख कह सकते हैं, 4,11,02। तो वो ये जो पैसा है एक्चुअली ये किसमें है, ये पौंड में है, किसमें है, पौंड में, पॉन्ड्स है ये। ठीक है। तो एक तरह से इतना ज्यादा अमाउंट उन्होंने कमा लिया। और वो क्या किया उन्होंने, ही वॉज द अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। और 1764 में वो एज ए गवर्नर अपॉइंट किए गए, कहाँ के, बंगाल के। ठीक है। आगे देखते हैं, ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, बट ही वॉज हिमसेल्फ cross examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth, although he was acquitted to committed suicide in 1774। देखो, जब वो इंग्लैंड से यहाँ पर आए थे तो उनको ये सोचकर भेजा गया था, भाई देखो क्या है कि जो कंपनी है वो ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे आई है, और जो कुछ ऑफिशियल्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो काम क्या यहाँ पे कर रहे हैं, वो कंपनी की ट्रेडिंग को संभाल रहे हैं, है ना। तो कुछ ऑफिशियल जो होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिश्वत ले रहे हो या कुछ और गलत काम कर रहे हो, है ना। तो भ्रष्टाचार के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम करप्शन दूर करने के लिए, मतलब हो सकता है किसी ने वहां पे रिपोर्ट करी हो कि भाई इस तरीके से कंपनी के एम्प्लॉइज करप्ट हो रहे हैं, तो वो करप्शन को देखने के लिए, ढूंढने के लिए, यानी दूर करने के लिए यहाँ पे एक कमेटी के तौर पर वो आए थे करप्शन के लिए। ठीक है, कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन तो नहीं फैला हुआ है कहीं, कुछ लोग गलत तरीके से तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद को इंग्लैंड में, ब्रिटेन में वापस बुला लिया गया उनकी जो संपत्ति थी उसको देखकर। यानी कि एक बंदा 18 साल की एज में इतना ज्यादा संपत्ति कैसे मतलब जोड़ सकता है,
ठीक है। तो इस तरीके से उनको वापस बुला लिया गया। यहाँ पे क्रॉस एग्जामिन का मतलब है उनको खुद उनके ऊपर ही खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया 1772 में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें एक तरह से वापस बुला लिया। लेकिन वो उस करप्शन के जो चार्जेस थे उससे तो वो बरी हो गए, है ना, उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया। लेकिन फिर भी एज ए अशेम्ड कह सकते हैं, वो शर्म की वजह से उन्होंने क्या किया, ही कमिटेड द सुसाइड इन 1774, यानी 1774 में उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया और वो मर गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये रॉबर्ट क्लाइव की कहानी थी। आगे देखिए, However, not the company officials succeed in making money like Clive. हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे जो ऑफिशियल्स है वो मतलब जो कंपनी के सारे ऑफिशियल लोग थे, जो अधिकारी लोग थे, वो सारे के सारे ही ऐसे पैसा बना रहे थे, ये नहीं कह सकते केवल एक बंदे की जजमेंट से। ठीक है, मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया, बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए, मतलब जवानी में ही मर गए, ये कह सकते हैं। और ड्यू टू डिजीज, यानी बहुत सारे डिजीज की वजह से, रोग की वजह से। और कुछ थे जो वॉर में मर गए, है ना, जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो ऐसा तो नहीं कि केवल इंडियंस जो सैनिक थे वो मारे गए होंगे, कुछ ना कुछ तो वहां के भी मारे गए होंगे ना। तो इस तरीके से कुछ मर भी गए। ठीक है, एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल देम एज करप्ट, और सबको ऐसा भी नहीं है कि सारे ऑफिशियल्स को, सारे अधिकारियों को हम करप्ट कह सकते हैं। ठीक है, सारे अधिकारियों को नहीं कह सकते, एक की वजह से वो कहते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, वो वाला नहीं कह सकते यहाँ पे। और डिसऑनेस्ट भी नहीं कह सकते भाई, बेईमान भी नहीं बोल सकते। मैनी ऑफ देम कैम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देयर uppermost desire was to earn enough in India। देखो, बहुत सारे जो थे वो अच्छे परिवारों से भी लोग आए थे, है ना, हम्बल बैकग्राउंड का मतलब बहुत सभ्य परिवारों से कह सकते हैं। और उनका जो सबसे डिजायर थी, अपर मोस्ट, यानी सबसे बड़ी डिजायर जो उनकी इच्छा थी, वो क्या थी, वो अर्न द मनी, पैसा कमाना चाहते थे, और वापस देखो रिटर्न टू ब्रिटेन, और वापस ब्रिटेन में जाकर एक अच्छी लाइफ बिताना चाहते थे। जैसे अभी आप सोचो कि आपको विदेश में जाना है, आप जॉब करोगे विदेश में जाके, आप सोचोगे नहीं यार मेरी फैमिली तो यहाँ पे, मैं विदेश में जाके जॉब क्यों करूंगा। तो फिर आपके दिमाग में आता है कि यार एक काम करते हैं, 5 साल के लिए जाता हूँ और बहुत सारा पैसा कमा के फिर से अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए आ जाता हूँ। तो दोनों चीजें हो जाएंगी, पैसा भी कम जाएगा और अपनी फैमिली के पास भी। तो सेम चीज है कि वापस वो ब्रिटेन में जाकर एक अच्छी लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीना चाहते थे। ठीक है, एंड लेड टू कंफर्टेबल लाइफ, है ना, क्या चाहते थे, कंफर्टेबल लाइफ चाहते थे। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद द वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ एंड फ्लेटर्ड देयर रिचेस, दे वर कॉल्ड नवाब्स। और कुछ जो थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक नवाबों वाली लाइफ जी रहे थे। ठीक है, उनको नवाब माना जाता था। एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, they were often seen as upstart and social climbers in British society and were ridiculous, made fun of, play and cartoons। देखो क्या होता था, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि आप बहुत टाइम से शहर में रह रहे हो, ठीक है, और अचानक से आप 2 साल के लिए अपने गांव में चले गए। तो हो सकता है 2 साल में कुछ गांव की चीजें भी आपने अपने बिहेवियर में अडॉप्ट की, और फिर से आप जब शहर में आएंगे तो वही गांव की चीजें थोड़ा सा आपके बिहेवियर में झलकी, तो लोगों ने आपका मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो वैसी सेम चीज इनके साथ हुई, जब वो ये लोग वहां पे गए यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करके, तो जैसे कि नवाब बन रहे थे, है ना, नवाबों वाली हरकतें कर रहे थे कि भाई बहुत ज्यादा खाना अच्छा चाहिए और बहुत ज्यादा ये सब चीजें चाहिए। तो वहां पे जाके लोग क्या करने लगे, इनका मजाक बनाने लगे, इनके ऊपर कार्टून्स बनाने लगे, फन गेम करने लगे, प्लेज होने लगे कि भाई ये नवाब बनकर यहाँ से आए हैं। कहते हैं ना कभी कभी किसी को मजाक के तरीके से टोंट भरे उससे कि भाई नवाब बन के आ गए। तो उस तरीके से यहाँ पे इन लोगों के लिए भी ब्रिटिश सोसाइटी में क्या वर्ड यूज होने लगे, नवाब वर्ड यूज होने लगे, कार्टून बनने लगे, प्लेज होने लगे, इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं अभी आज के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्लास में क्या करेंगे, कंपनी रूल एक्सपेंस, किस तरीके से कंपनी ने अपने रूल को एक्सपेंड किया, ये देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।